दोस्तों, हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जन्म दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये कहा कि सरदार पटेल पूरा कश्मीर भारत में मिलाना चाह रहे थे, पर पंडित नेहरू ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। इस वीडियो में अगले कुछ मिनटों में जानेंगे इसका पूरा सच। अगर आपको लगता है कि हमारे मीडिया ने इसका फैक्ट चेक नहीं किया होगा तो आपको बिल्कुल सही लगता है। हमारी मीडिया ऐसे ही नहीं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में सबसे ऊपर आती है नीचे से। बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ इनकन्वीनियंट ट्रुथ भी जानेंगे। मेरा नाम है दीपक झा और आप देख रहे हैं नो सेंस बाय डीजे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें और हमें सपोर्ट करें। साथियों, आज की युवा पीढ़ी में बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, सरदार साहब चाहते थे जैसे उन्होंने बाकी रियासतों का विलय किया, वैसे ही पूरे कश्मीर का विलय हो। लेकिन नेहरू जी ने उनकी वो इच्छा पूरी नहीं होने दी। हाल में ही मोदी जी ने जब ये स्टेटमेंट दिया तो ये पहली बार नहीं था कि जब उन्होंने हमारे देश के इतिहास के तथ्यों के साथ मैनिपुलेशन की कोशिश की, हमारे देश के आजादी के नायकों के बीच के संबंधों को लेकर दुष्प्रचार करने की कोशिश की। पंडित नेहरू, जिनके गुजरे 60 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, उनके प्रति दुष्प्रचार पीएम नरेंद्र मोदी की राजनीति का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। इतिहास के इतने कॉम्प्लेक्स और जटिल मुद्दे को सिर्फ एक लाइन में समेट देना ये एक अच्छे नेता की निशानी नहीं हो सकती। आइए चलते हैं 1947 में, जब हमारा देश आजाद हुआ था और शून्य से शुरुआत कर रहा था। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दोस्तों, जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ तो दो राष्ट्र बने, भारत और पाकिस्तान। भारत के पास लगभग 562 शाही रियासत थे, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स, जिनको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने ये ऑप्शन दिया कि आप या तो भारत के साथ जुड़ जाएं या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर स्वतंत्र रहें। उस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट के पीएम पंडित नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन जैसे नेताओं को ये जिम्मा सौंपा कि आप 562 रियासतों को भारत में मिलाने का प्रयास करें। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, जो कि उनके सेक्रेटरी थे, 562 में से लगभग सभी रियासतों को भारत में मिलाने में कामयाब बहुत जल्दी हो गए। मामला फंसा हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर में। हैदराबाद, जो कि निजाम के अंदर आता था, उसने इंडिपेंडेंट रहने की ठानी, जिसे सरदार पटेल के लीडरशिप में ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस एक्शन से भारत में मिलाया गया। जूनागढ़, जो गुजरात में था, उसने पाकिस्तान ज्वाइन करने की ठानी। अंत में जूनागढ़ को भी भारत से मिला लिया गया जनमत संग्रह के द्वारा। उसी वक्त कश्मीर को भी इंटीग्रेट करने की कोशिशें चल रही थी। कश्मीर का मामला थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन उस वक्त सरदार पटेल हैदराबाद को लेकर काफी फोकस्ड थे। हैदराबाद की स्थिति अलग थी। हैदराबाद अपने चारों ओर भारत की टेरिटरी से घिरा हुआ था, जिसमें हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन के ऊपर मुस्लिम निजाम राज कर रहे थे। भारत की ज्योग्राफी और पॉलिटिकल यूनिटी के लिए हैदराबाद का इंटीग्रेट होना बहुत जरूरी था, और सरदार पटेल ने यह काम बखूबी किया। 1947 के आर्काइव लेटर्स और सरदार पटेल करस्पॉन्डेंस वॉल्यूम 1, जिसका कंपाइलेशन दुर्गा दास जी ने किया था, उसके अनुसार शुरुआत में सरदार पटेल का रवैया कश्मीर के लिए काफी ल्यूकवार्म था। कश्मीर को लेकर उतने उत्साही नहीं थे। ये प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बिल्कुल उलट है। 3 नवंबर 1947 को सरदार पटेल ने यह कहा था कि अगर कश्मीर पाकिस्तान जाना चाहता है तो जाने दे, लेकिन अगर जूनागढ़ भारत से जुड़ना चाहता है तो पाकिस्तान को भी इसे स्वीकार करना होगा। यानी कि शुरुआत में वो जूनागढ़ के बदले कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपने के लिए भी तैयार थे। उन्होंने ये बात दिल्ली के प्रेस क्लब में एक सार्वजनिक सभा में कही थी, जिसका उल्लेख सरदार पटेल करस्पॉन्डेंस वॉल्यूम 1 में भी है। वहीं पंडित नेहरू कश्मीर को लेकर काफी पर्सनल थे और कश्मीर को भारत में इंटीग्रेट करना बहुत अनिवार्य मानते थे। इसका उल्लेख वीपी मेनन द्वारा लिखित किताब इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट में दिया हुआ है। पंडित नेहरू के पत्राचार किताब यानी कलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में लिखा हुआ है कि पंडित नेहरू क्या चाहते थे।
नेहरू ने 1947 के अपने कुछ पत्रों में यह लिखा है कि सरदार पटेल कश्मीर को लेकर उतने चिंतित नहीं है और इसे पाकिस्तान को देने की बात कर रहे हैं। अब ये सारी बातें वेल डॉक्यूमेंटेड है। अब इन सारी बातों से तो यही लगता है कि पंडित नेहरू कश्मीर को लेकर काफी सीरियस थे। उनके लिए कश्मीर एक पर्सनल प्रोजेक्ट था। उनका परिवार कश्मीरी पंडितों का था, इसलिए कश्मीर के साथ उनका एक अलग लगाव और संवेदनशीलता थी। नेहरू के लिए कश्मीर सिर्फ एक टेरिटरी नहीं था, बल्कि भारत के सेक्युलर विजन का एक प्रतीक था। एक ऐसी जगह जहां मुस्लिम बहुमत आबादी होते हुए भी एक हिंदू राजा ने पाकिस्तान को छोड़ भारत में शामिल होने का निर्णय लिया। उनकी नज़र में ये भारत की धर्मनिरपेक्ष पहचान का सबसे बड़ा सबूत था। अब यहाँ समझना ये जरूरी है कि 1947 के अंत तक कश्मीर में स्थिति ठीक नहीं थी। महाराजा हरि सिंह, जो कि कश्मीर के राजा थे, अभी भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि वो पाकिस्तान में शामिल हो या भारत में हो, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होने की तरफ ज़्यादा अग्रसर दिखाई दे रहे थे। इसी बीच पाकिस्तान का उन पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था, पहले आर्थिक नाकाबंदी से और फिर अक्टूबर 1947 में ट्राइबल्स अटैक के द्वारा। जब अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित ट्राइबल अटैक हुआ महाराजा हरि सिंह के ऊपर, कश्मीर के ऊपर, तब महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत मदद के लिए तैयार हुआ। वीपी मेनन ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर महाराजा हरि सिंह से हस्ताक्षर करवाया। यहीं से कश्मीर भारत का अंग बना, पटेल और नेहरू दोनों के सहयोग से। हाँ, बाद में दोनों के अप्रोचेस अलग थे, लेकिन दोनों का गोल एक ही था, भारत की अखंडता और एकता। पटेल ने खुद लिखा है कि वो महाराजा हरि सिंह के एक्सेशन ऑफ इंडिया को एक नेचुरल आउटकम मानते हैं। भारत में शामिल होने के बाद कश्मीर का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री कमांड सरदार पटेल ने खुद संभाला था। दरअसल 1947 के बाद के लेटर्स और आर्काइव्स ये दिखाते हैं कि कश्मीर पर पॉलिसी बनने के वक्त नेहरू और पटेल ने म्यूचुअल कंसल्टेशन किया था। हाँ, कुछ पॉलिसी डिसएग्रीमेंट्स थे नेहरू और पटेल के बीच में, जैसे कि शेख अब्दुल्ला की भूमिका पर और नेहरू के यूएन जाने को लेकर, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था जैसा आज के वक्त दिखाया जाता है कि इससे देश के हित पर प्रश्न उठे। पाकिस्तानी सपोर्टेड कवालियों के अटैक के बाद भारतीय सेना ने तुरंत रिस्पॉन्स किया था और उन्हें काफ़ी पीछे धकेल दिया था, लेकिन उस वक्त पूरा कश्मीर नहीं ले पाए थे। ऊंचे ऊंचे पहाड़, लॉजिस्टिक चैलेंजेस और खराब मौसम की वजह से ऑपरेशन स्लो था। इसी दौरान पंडित नेहरू और सरदार पटेल के बीच एक बड़ा मतभेद हुआ। पंडित नेहरू 1948 के जनवरी में कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशन ले गए। In ages long past, a great son of India, the Buddha, said that the only real victory is one in which all are equally victorious, and there is defeat for no one. In the world today, that is the only practical victory. Any other way will lead to disaster. लेकिन ध्यान रहे, भारत ने ये कदम पाकिस्तानी अटैक्स के खिलाफ उठाया था, न कि किसी जनमत संग्रह के लिए। उस वक्त यूनाइटेड नेशन नया नया बना था 1945 में, और इसको लेकर काफ़ी सारी बातें हो रही थी। उस वक्त तक यूनाइटेड नेशन की कमियां सामने नहीं आई थी। नेहरू का उद्देश्य था इंटरनेशनल लेजिटिमेसी, यानी कि दुनिया को दिखाना कि भारत एक पीस लविंग डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान को गिल्टी प्रूफ करना, जिससे कि इंटरनेशनल प्रेशर उन पर पड़े। वॉर एस्केलेशन से बचना भी उनका लक्ष्य था। उनको लगता था कि अगर फुल स्केल वॉर होता है तो फिर इंडिया, जो कि अभी नया नया बना है, शून्य से शुरुआत कर रहा है, वो अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन खुद नेहरू भी नहीं जानते थे कि ये कदम उनका उल्टा पड़ जाएगा। यूनाइटेड नेशन ने जनमत संग्रह और सीज फायर की बात कर दी और 1 जनवरी 1949 को सीज फायर लग गया। उस समय तक पाकिस्तान आधा कश्मीर ले चुकी थी और वो हिस्सा आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है। अब सरदार पटेल इस कदम से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनका मानना था कि पाकिस्तानी अटैक्स के खिलाफ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एक्शन होना चाहिए था इंडिया के द्वारा। यूएन के इस एक्शन के बाद कश्मीर एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट बन गया। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है कि नेहरू और पटेल के बीच डिसएग्रीमेंट्स थे, दुश्मनी नहीं थी। दोनों एक दूसरे की मर्यादा का सम्मान करते थे। सरदार पटेल ने देखा कि नेहरू कश्मीर इशू को पर्सनली और इमोशनली हैंडल कर रहे हैं, तो उन्होंने नेहरू के पॉलिटिकल जजमेंट का भी सम्मान किया। सीज फायर लगने के बहुत पहले ही पटेल ने पब्लिकली पंडित नेहरू के स्टांस को इन द नेशनल इंटरेस्ट बताया और पूरी तरह सपोर्ट किया। 3 जनवरी 1948 को कलकत्ता में पटेल ने एक भाषण में ये कहा कि कश्मीर के संबंध में हम कहते हैं कि छुप के लड़ाई लड़ने से अच्छा है कि हम खुलकर मुकाबला करें। इसी वजह से हमने यह फैसला किया कि मामला संयुक्त राष्ट्र
यूएनओ में ले जाकर साफ साफ हल कराया जाए। जूनागढ़ तो यूनो में जाएगा, यूनो में क्या जाएगा? आज कश्मीर में यूनो में गए हैं हमारे तरफ से, क्यों गए? हमें तो इस तरह से कहा कि भाई ये पाकिस्तान खुली लड़ाई करे तब तो अच्छा है, लेकिन खुली लड़ाई नहीं करते हैं, अपने आदमियों के पास लड़ाते हैं, अपने वहां से सारा सामान देते हैं, अपने वहां से सब हथियार देते हैं, अपने वहां से जितना सामग्री चाहिए पूरी देते हैं, अपने वहां से रास्ता देते हैं। तो उससे तो खुला लड़ाई करे तो अच्छा है, न करे तो हम दोनों उसमें पड़े हैं तो ठीक है, यूनो के पास जाओ, जाके वहां से कुछ हो न हो, लेकिन वहां कहां तक बैठ रहेंगे। पटेल ने फिर कश्मीर के इंटीग्रेशन और मिलिट्री एडमिशन में अपनी पूरी ताकत लगाई, रिफ्यूजी मैनेजमेंट से लेकर सप्लाई कोऑर्डिनेशन तक। वीपी मेनन जो कि सरदार पटेल के सेक्रेटरी थे, उनके पत्राचार में यह कहा गया है कि पटेल ने कहा था कि नाउ दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज चोजन द कोर्स वी मस्ट स्टैंड यूनाइटेड, द एनिमी मस्ट सी नो डिफरेंस बिटवीन अस। इसके बाद पटेल जब तक वो जिंदा रहे उन्होंने पब्लिकली कभी भी नेहरू को कश्मीर मुद्दे पर क्रिटिसाइज नहीं किया। आज जब हम कश्मीर, नेहरू और पटेल पर राजनीतिक बयानबाजी इतनी ज़्यादा सुनते हैं तो उसमें अधिकतर बातें गलत या आधी सच होती हैं, पर इतिहास के असली पात्र नेहरू, पटेल और भी काफ़ी लोग उस वक्त के, उन्होंने गलतियां भी की, सीखा भी, लेकिन देश हित में हमेशा साथ रहे। आज़ादी के बाद देश में अंग्रेज इतने सारी समस्याओं को छोड़ गए जिनको संभाल पाना किसी मामूली नेता की बात नहीं थी। यहाँ नेहरू और पटेल जैसे ही नेता थे जिसने देश को एकजुट किए रखा, और शायद उसी में उनकी सबसे बड़ी विरासत ये है कि मतभेद के बावजूद देश के प्रति समर्पण। मेरा ये मानना है कि इतिहास को कभी भी टेक्सचुअली नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि कंटेक्सचुअली पढ़ा जाना चाहिए। किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट को उस वक्त के कंटेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। आज के समय में क्या सही है और क्या गलत है, इसके बेसिस पर हम पास्ट के इवेंट्स का मूल्यांकन नहीं कर सकते। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अपना रिस्पॉन्स, अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। धन्यवाद।